हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है कुछ इसमें और कुछ इजी क्वेश्चन भी है, मिक्स क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे के गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यह गणितीकरण बच्चे की टेस्ट क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। यानी ये जो है कि लाभप्रद क्षमताओं का विकास, ये जो है वो किसकी तरफ संकेत करता है। पहला ऑप्शन है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभाव निष्पादन की। दूसरा, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। तीसरा, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। या फिर चौथा, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने की। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि बच्चे जो हैं उनकी क्षमताओं का विकास हो सके, यानी कि वो तार्किक निष्कर्ष निकालना सीख सके, अमूर्त चिंतन करना सीख सके। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की समस्याओं के समय राजन आमतौर पर पूछता है, क्या मुझे जोड़ना या घटाना चाहिए, क्या मुझे गुणा या विभाजित करना चाहिए। इस तरह के सवाल बताते हैं। यानी राजन एक स्टूडेंट है जो कि जब भी उसे कुछ ही शब्द वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो दिए जाते हैं, शाब्दिक क्वेश्चन, तो वो ये पूछता है, उसको समझ में नहीं आता है कि प्लस करना है, माइनस करना है, इंटू करना है, डिवाइड करना है, तो ये क्या चीज़ को इंडिकेट करता है। पहला है राजन कक्षा को परेशान करने के लिए अवसरों को ढूंढता है। दूसरा, राजन को भाषा समझने में समस्या है। तीसरा, राजन में नंबर के संचालन की समझ का अभाव है। या चौथा, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है। तो देखिए, भाषा जो है आपको पता है गणित की अपनी एक भाषा होती है, अपनी लैंग्वेज है, और जो शाब्दिक वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें बच्चे जो है काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है राजन को भाषा समझ में समस्या, ये सही है, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहा प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोच और तर्क एक खास तरह से शामिल हैं। नीचे दिए गए बयानों में से कौन है जो ऊपर सिद्धांत को प्रतिबंधित नहीं करता है। यानी एनसीएफ 2005 में जो बातें कही गई हैं सोच और तर्क को लेकर उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत करने की सामग्री लिखी गई है। दूसरा है कक्षा के लिए गतिविधियों और अभ्यास को चुना गया है। तीसरा है विधि है जिसके द्वारा ये सिखाया जाता है। और चौथा है छात्रों को संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए सेट फॉर्मूले दिए जाएं, ऐसा बात कही जाती है। तो देखिए, एनसीएफ जो बोलता है वो यहाँ पे ये नहीं बोलता है कि आप एक सेट फार्मूला दे दो, ठीक है, जिसको देखकर अगर बच्चे जो हैं वो सीख जाए, तो तर्क करना कैसे सीखेंगे। तो ऑप्शन हमारा जो 4 है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप की अवधारणा के विकास के लिए निम्न कार्यों को अनुक्रम में लगाइए। ठीक है, तो अलग अलग आपको पॉइंट्स दिए गए, आपको उन्हें अनुक्रम में लगाना है। पहला है, और किसके बारे में, माप की अवधारणा के बारे में दिया गया, मेजरमेंट के बारे में। पहला है शिक्षार्थी मानक इकाइयों का उपयोग लंबाई मापने के लिए करते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी गैर मानक इकाइयों का उपयोग लंबाई मापने के लिए करते हैं। तीसरा है शिक्षार्थी सरल अवलोकन का उपयोग की वस्तुओं की पुष्टि करने के लिए करते हैं। और चौथा है शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो आपको क्या सीक्वेंस से बताना है कि किस चीज़ को पहले किया जाएगा। बच्चे जो है जब माप की अवधारणा को समझेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो स्टेप्स आपको बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमारा होगा सी, शिक्षार्थी सरल अवलोकन का उपयोग कर वस्तुओं की पुष्टि करने के लिए करते हैं, अवलोकन का उपयोग करते हैं। यानी सबसे पहले तो बच्चे ऑब्जर्व भी करेंगे कि हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, कैसी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, उसके बाद आएगा हमारा बी, शिक्षार्थी गैर मानक इकाइयों का उपयोग लंबाई मापने के लिए करते हैं। यानी कि जैसे कि अपने हाथ से नापेंगे कि कितना लंबा है, ठीक है, तो वो गैर मानक इकाइयाँ हो जाएंगी। और तीसरा होगा फिर वो मानक इकाई का उपयोग करेंगे, यानी कि ए। और लास्ट में आएगा हमारा डी, शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा, सही सीक्वेंस है C B A D। ठीक है, और
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित अभ्यास में समस्या का हल रणनीति में शामिल है। समस्या का हल रणनीति जो होती है यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी जो है, उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है इन ऑप्शंस में से। पहला है व्यापक अभ्यास, दूसरा है समाधान पर पहुंचने के लिए एक सुराग का उपयोग, तीसरा है गतिविधि आधारित दृष्टिकोण और चौथा है अनुमान। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, उसमें एक टीचर जो है बच्चे के सामने प्रॉब्लम रखता है और क्या करते हैं, बच्चे को उसको समझने के लिए बोलता है कि अब इसे सॉल्व करो, अच्छे से इस पर ध्यान दो, चीज़ें क्या हैं कैसी हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है गतिविधि आधारित दृष्टिकोण यानी एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, इस अप्रोच को यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में एक नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है बच्चों की समझ में अंतर का पता लगाना, दूसरा है माता पिता को प्रतिपुष्टि देने के लिए, तीसरा है प्रगति रिपोर्ट को भरने के लिए, चौथा है अंत अवधि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र योजना के लिए। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जिनका नाम ही है डायग्नोस्टिक या नैदानिक परीक्षण, तो नाम से ही आपको समझ में आता है कि डायग्नोसिस करने के लिए होता है। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, पता लगाना। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चे को अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसके नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ताकि हम उसको क्या है फिर ठीक कर सकें, रेमेडी दे सकें। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग कर सकें। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है बच्चों की समझ में अंतर का पता लगाना, ये सही होगा कि हम पता लगाएं कि बच्चे में जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें गैप कहाँ पे आ रहा है, क्या चीज़ है जो उसे समझ में नहीं आ रही है और छूट रही है उससे, ताकि जिसकी वजह से वो गलतियाँ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास 56 छात्रों के एक वर्ग को गणित पढ़ाते हैं। उनका मानना है कि एक परीक्षण के संचालन के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना ज़्यादा प्रभावी है। उन्होंने 10 छात्रों की एक छोटी सी कक्षा में परीक्षा का आयोजन किया। प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा संभव तरीका क्या होगा। यानी छोटी सी कक्षा 10 बच्चों की है, लेकिन प्रभावी तरीके से क्या करना है, हमें प्रतिक्रिया देनी है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। पहला ऑप्शन है वह छात्रों को एक दूसरे के जवाब की जांच करने दे सकते हैं, दूसरा है वह बोर्ड पर प्रत्येक समस्या का समाधान समझाने के लिए और अपने दम पर अपने जवाब की जांच करने के लिए छात्रों से कह सकते हैं। नेक्स्ट है वह पूरी कक्षा में समाधान और सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रभावी चर्चा करा सकते हैं, और चौथा है यथेच्छित रूप से वे कोई भी एक उत्तर पुस्तिका चुन सकते हैं और उनमें दिए गए उत्तरों को बोर्ड पर समझा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है वो सही होगा कि पूरी कक्षा में वो एक चर्चा करा सकते हैं, क्योंकि केवल क्या है 10 बच्चे हैं, तो आपस में वो चर्चा करके क्या है जो भी प्रश्न दिए गए हैं, जो भी समस्या दी गई है उसका उत्तर वो निकाल सकते हैं। तो ये जो है सबसे प्रभावी और बेहतर तरीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अवधारणा को लागू करने के लिए एक शिक्षक शुरू कर सकते हैं। यानी बच्चों को क्या वो क्षेत्रफल दिखाना चाह रहे हैं, तो एरिया, तो वो किस तरह से उसको सिखाने के लिए शुरू कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है हथेली, पत्ता, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की मदद से विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल की तुलना, दूसरा है आयत की लंबाई और चौड़ाई प्राप्त कर और क्षेत्र के लिए सूत्र यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई का उपयोग करके एक आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। नेक्स्ट है इकाई वर्ग की मदद से क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना करना, या चौथा है विभिन्न आकार के क्षेत्र के क्षेत्रफल खोजने के लिए सूत्र को समझना। तो हमें क्या करनी है, हमें क्षेत्रफल जो है उसकी शुरुआत करनी है सिखाने की। तो सबसे जो अच्छा तरीका होगा वो होगा हमारा पहला ऑप्शन, हथेली, पत्ता, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की मदद से विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल की तुलना। यानी कि बच्चों की क्लास में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हम पहले उन्हें सिखाएं कि क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम मैथमेटिक लैंग्वेज को यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश चरण पर है। यानी राशिद जो है कक्षा 5 में है। अब वो अलग अलग जो त्रिभुज होते हैं उनको वो वर्गीकृत कर लेता है, क्लासीफाई कर लेता है, क्लासिफिकेशन उसे आ गया है, लेकिन क्या है कि उन त्रिभुज का जो योग होता है वो 180 कोण होता है, इस बात को नहीं समझ पा रहा है। ये क्या है, एक अमूर्त
प्रमाण है जिसको नहीं समझ पा रहा तो वो किस स्टेज पे है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदीगतिक अवस्था और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो सही आंसर है इसका पहला है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी मूर्त पे ही है वो अभी, क्योंकि मूर्त चीज़ों को तो वो समझ गया है लेकिन वो अमूर्त चीज़ों को अभी नहीं समझ पाया, तो अभी वो इसी स्टेज पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में से एक सवाल है, यानी यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यानी अलग अलग लंबाई के दिए गए हैं और समान लंबाई में काटना है, तो ये बताना कि अगर हम बराबर में काटेंगे तो एक टुकड़ा जो होगा उसकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी। यह सवाल डैश के लिए पूछा गया है, यानी क्या बच्चे में क्या पता करने के लिए पूछा गया है। पहला है गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा, दूसरा है HCF ज्ञात करने के कौशल की जाँच, तीसरा है सीखी गई संकल्पना का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना, या चौथा है HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे से जी एक फॉर्मूला दे दिया गया है, उसे निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ऑप्शन सी हमारा सही है, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए, यानी जो भी उन्हें सीखा है उसको वो अप्लाई कर सकें। तो ये थे हमारे टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।